नमस्कार, बीटीएस चैनल के हिंदुस्तान भर से देखने वालों का बीटीएस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर मुजाहिद खान की क्या रिपोर्ट है। आदाब नाजरीन, मैं मुजाहिद खान बीटीएस न्यूज़ से। आज हम लोग अबरार हुसैन आज़ाद, जो कि बहुत जाना पहचाना और बहुत ही नामवर नाम है मुशीराबाद का, हम उनसे ख़यालात और उनके मिजाज के हिसाब से उनके ख़यालात को शेयर करेंगे आपसे। आइए बात करते हैं अबरार हुसैन आज़ाद साहब के साथ में। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे आज जो है ना रब्ता किया और हमको कवरेज करने के लिए आपने हमारी मुझसे मुलाकात की। मैं बीटीएस के नाज़रीन को और बीटीएस के तमाम रिपोर्टर्स को और इसके लिए जो भी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको उनके काम की सताइश करता हूं, और जो है ना मैं उन नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो बीटीएस के साथ ताउन कर रहे हैं। शुक्रिया जी। मैं अबरार हुसैन आज़ाद हूं, हल्के असम्बली मुशीराबाद से मेरा ताल्लुक़ है और मैं जो है ना बीएसपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया हूं, और हम 7 सितंबर के दिन पद्माराव नगर पार्क के पास में एक हैदराबादी सतह पे हमारा एक इजलास मुनक्किद है। वो जल विहार के पास है क्या? वो जल विहार में भी कुछ सुना जा रहा है, ऐसा कुछ प्रोग्राम है क्या आपका? नहीं, जल विहार में जो प्रोग्राम है जी वो किसी और जमात का है। अच्छा। जो गुज़िश्ता 14 बरस कार्यकर्ताओं से दिन रात खून पसीने की मेहनत उनसे लेने के बाद 7 साल वक्त हुकूमत का जो था, जिसमें जिनको हिस्सेदार बनाना था और उनको उनकी मेहनतों का सिला देने के बजाय वो सिर्फ अपने ख़ानदान तक, अपने आप तक ही उसका पावर का एंजॉय करे। अब जब पार्टी बिल्कुल ख़त्म होने की नौबत पे आ गई है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर से उस कैडर को याद करके उस कैडर से 7 साल के दौरान में पहली मरतबा मुलाकात के लिए वो लोग जल विहार पे पहली वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के बाद के.टी. रामाराव जो है ना पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पे तमाम कैडर को बुला रहे हैं ताकि उनके ऊपर मज़ीद नया वज़न डाला जाए, फिर उनसे काम लिया जाए ताकि इनकी हुकूमत बाकी रहे। अगर इनके दिल में कैडर के ताल्लुक़ से, अपने कार्यकर्ताओं के ताल्लुक़ से अगर जज्बे होते तो जैसा ये ख़ुद पावर का इंजॉयमेंट किए हैं ऐसा वो देते थे। कॉरपोरेशनों में चेयरमैन डाले, डायरेक्टर ने डाले, हज़ारों नॉमिनेटेड पोस्ट जो है ना खाली है। अब बुला के उनको अगर आप पार्टी का पोस्ट देंगे तो वो पार्टी का पोस्ट लेके क्या अशार डालेंगे? जो पावर में रहता है, हुकूमत में रहता है, उसके एक आस, एक उम्मीद होती है, उसके लिए एक इज़्ज़त का मुकाम होता है। आप वो तो नहीं दे रहे, लेकिन फिर आप बिल्कुल पार्टी का इख्तिताम की तरफ है, पार्टी बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई है, पार्टी की नाकामियाँ पूरी पब्लिक में आया हो गई है। ऐसे वक्त में जो है ना आप कैडर को फिर से जो है ना उसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कैडर को जो है ना वो जोश बाकी नहीं रहा। कैडर के दिल में, कैडर के दिमाग में एक आस है, एक उम्मीद है, वो पूरा करिए। एक आदमी जिसको जो बिल्कुल जो ना अधमरा हुआ है उसको ले आके आप ब्यूटी पार्लर में ले आके लीप थोप के उसको जवान तो बना दे रहे, लेकिन जो उसके दिल का जो वॉल ब्लॉक है वो खोलिए। अगर आप उसका वॉल नहीं खोलेंगे तो कभी भी हार्ट फेल होकर मरेगा। आप उसको ऊपर से मेकअप क्या भी करेंगे तो उसको फ़ायदा नहीं है। हमारी मीटिंग पद्माराव नगर में है, ये बीएसपी की मीटिंग है, जो बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग है, डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार साहब की मीटिंग है। तो सब ये आर.एस. परवीन साहब का कुछ ज़्यादा मैंने तो नाम नहीं सुना, क्या कौन साहब है ये, ज़रा आप खुलासा करेंगे क्या? देखिए, आर.एस. परवीन कुमार साहब का नाम और एक्चुअली वो तारुफ के मोहताज नहीं है। हो सकता है कि उर्दू हलक़ों में या मुस्लिम हलक़ों में उनके नाम की मैं भी इस बात से एतराफ़ करता हूँ कि उनकी जो शनाख्त है तो यहाँ पे वैसी नहीं है जैसी दलित तबक़े में है, जैसे दीगर रियासत के दीगर अज़ला में है बनिस्बत हैदराबाद के। आर.एस. परवीन कुमार एक 1995 के बैच के एक IPS ऑफिसर है। वो अपने सर्विस में सबसे पहले बेल्लमपल्ली से ASP के तौर पे आप अपनी पोजीशन अपना जॉब काम की शुरुआत किया एज ए IPS। फिर आप करीमनगर के SP के तौर पे खिदमत अंजाम किए। आपके दौर में नक्सलिज़म का बड़ा बोलबाला था। आप अपनी ज़ात से नक्सल्स के साथ पर्सनली मुलाकात किए, कई मरतबा उनके साथ मुलाकातें कर उनको कन्विंस करके नक्सलिज़म से उनको जो है ना निकाल के आम ज़िंदगी में लाने में आप कामयाब रहे।
आपके हाथ पे हज़ारों नक्सल्स जो है ना नक्सलिज़म छोड़ के मामूल की ज़िंदगी में आप आ गए। उनको जो भी कानूनी तौर पे जो सज़ाएं देनी थी, मुख्तसर सज़ाएं देने के बाद वो सज़ा काटने के बाद में वो अपनी मामूली ज़िंदगी पे आ गए। ये परवीन कुमार साहब का कारनामा है। फिर इसी दौरान आप एसपी के अयाम में जब थे, आप जो है ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पीएचडी करने के लिए गए और पीएचडी किए। करके आने के बाद 2012 में कांग्रेस गवर्नमेंट के में आप जो है ना अपनी पसंद से सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल्स के सेक्रेटरी के तौर पे वो जिम्मेदारी ली। फिर एक साल के बाद 2013 में आपको ट्राइबल वेलफेयर की जिम्मेदारी भी ज़ायद जिम्मेदारी दी गई और आपने अपने 2 साल कांग्रेस का दौर और 7 साल टीआरएस का दौर, 9 साल दौर में स्कूल के बच्चों के अंदर और स्कूलों में, रेसिडेंशियल स्कूल में नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए। आपके बच्चे जो है ना एवरेस्ट पहाड़ पे चढ़े और हिंदुस्तान के ना बल्कि पूरी दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये जो बच्चे जिसको तालीम से महरूम रखा गया था, कमज़ोर और जो है ना बहुत ही फाकाकशी में जो ज़िंदगी गुजार सकते थे, ऐसे बच्चों की आप हिम्मत बने और इनके लिए आपने जो कारनामे किए ये बिल्कुल नुमायाँ हैं और दुनिया में इसकी जो है ना सराहा गया है। अब वो परवीन कुमार साहब 2021 के अंदर इस अपने ओहदे से 6.5 साल मियाद वक्त आपका बाकी रहते हुए और आप एडिशनल डीजीपी के हैसियत से काम कर रहे थे। हो सकता था कि कुछ दिनों बाद आप डीजीपी हो जाते। वो इतनी बड़े मुकाम को कि कुर्बानी करके महज एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मैं उनकी खिदमत नहीं कर सका। मेरे को 1% काम करने का मौका मिला, लेकिन समाज में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है और इस काम को करने के लिए मुझे सियासी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमतें जो है ना बजट को का नाकरा इस्तेमाल कर करके सिर्फ पैसे बनाने वाले प्रोजेक्टों में बजट का काम करके आज जो है ना सिर्फ अपने घर भरने, फार्म हाउस बनाने और बड़े आलीशान महल बनाने, आलीशान सेक्रेटरीट बना करके कमीशन खाने के काम कर रही है। ऐसा नहीं हो करके हम जो है ना तेलंगाना के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इंटरनेशनल स्कूल कायम करेंगे। तेलंगाना के हर बच्चे को दुनिया में मौके फराहम करेंगे, तालीम के मौके फराहम करेंगे, कारोबार के मौके फराहम करेंगे। चाइना जिस तरह तरक्की करा है उसी तरक्की हिंदुस्तान भी करेगा। ऐसे वसाइल हमारे पास है। ये जज्बे के तहत जो है ना 8 अगस्त के दिन एक लाखों के मजमूए के साथ डॉक्टर RS परवीन कुमार साहब BSP में शामिल हुए और महज 1 महीने का वक्त हो रह जा रहा है अभी 8 तारीख के दिन। और अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने और एक मौका दिया कि वो आप अवाम के दरमियान आए। 8 सितंबर के दिन जो यूनिटी रैली है जिसको जनाब मुश्ताक मलिक साहब जिसका एहतमाम किए हैं, जहाँ पे SC, क्रिश्चियंस, सरदार जी और जो ना हिंदू भाई हमारे शामिल होंगे। ये हमारे हैदराबाद की बिलखुसूस रियासत मुल्क की सलामती के लिए, पीस के लिए, यूनिटी के लिए एक रैली निकाली जा रही है, क्योंकि भगवा रंग वाले ज़ाफ़रानी परचम वाले लोग इस शहर की हवा को मुकद्दर करना चाहते हैं। लेकिन हम तेलंगाना में गंगा जमुना तहज़ीब को और हमारी भाईचारगी को हम ज़िंदा रखने के लिए इस रैली का एहतमाम करने वाले मुश्ताक मलिक साहब को लाखों सलाम। और उनके साथ परवीन कुमार साहब अपना शाना बाशाना ताउन देने के लिए उनके ऑफिस पे तहरीक मुस्लिम शब्बान के ऑफिस पे मुलाकात किए और 8 तारीख के दिन वो ख़ुद नफ्स नफीस इस रैली में शामिल होंगे। और ये रैली एक नुमाया रैली कहलाएगी और ना बल्कि तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान में इसकी मिसाल दी जाएगी, क्योंकि अमन के बिना कोई तरक्की, कोई भी जामे अमल नहीं हो सकता। लेकिन सब एक चीज़ मैं और मेरी तरह और भी लोग आपसे पूछेंगे शायद, कि एक रूलिंग पार्टी, एक इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ करके आपका एक ऐसी पार्टी में आना जिसका हैदराबाद और तेलंगाना या साउथ कह लें जिसमें कोई वजूद नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, और अभी नॉर्थ में भी कोई बहुत ज़्यादा उनका दबदबा नहीं है, तो ऐसी रूलिंग पार्टी को छोड़ करके आपका आना वैसे सबब क्या है? मैं आप बताइए उसके लिए। डॉक्टर RS परवीन कुमार साहब जो है ना BR अम्बेडकर साहब के, कांशीराम साहब के नज़रियात के बहुत ही पुरस्कार मानने वाले हैं और उनके नज़रियात पे चलने वाले हैं। और अपने तरफ से पे बैक सोसाइटी, यानी कि जो हमने सोसाइटी से हासिल किया, जो हमारी कौम और मिलत की जो हम पे के ताउन से हम यहाँ तक पहुँचे, हमारी ज़िम्मेदारी है
कि हम जो है ना अपने कौम और मिल्लत के लिए भी कारआमद साबित हों और इस मुल्क और इस रियासत के लिए भी कारआमद साबित हों, इसलिए अपनी सर्विसेज को देने के लिए बीएसपी पार्टी में शामिल हुए। हो सकता है आप जैसा बता रहे हैं कि बेशक बीएसपी पार्टी की लीडरशिप नहीं होने की वजह से तेलंगाना में उसकी जो है ना उसका जो पहचान थी वो बिल्कुल नहीं के बराबर थी। लेकिन परवीन कुमार साहब जैसे लीडर की कमी की वजह से देखिए, अगर फ़ौज, मैं अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि ये सोशल मीडिया है, अगर फ़ौज के अंदर कैसे भी हो और सिपह साल अगरचे मजबूत हो और सिपह साल अगरचे मर्द हो, मतलब मजबूत हो, तो वो कैसे भी जंग जीत सकता है। और अगर ये फ़ौज बड़ी जानदार है, सिपह सालार अगर डरपूक है, हमला करने से वो डरता है और इक़दाम करने से वो डर रहा है, तो पूरी फ़ौज तबाह हो जाएंगी, वो मुल्क तबाह हो जाएगा। तो एक लीडर की जो जिम्मेदारी होती है वो एक सिपह सालार की जिम्मेदारी होती है और उसकी काबिलियत जो है ना ये एज ए प्रूफ है। हम किसी पे एतमाद करने से पहले हम उस चीज़ के उसकी हिस्ट्री समझना जानना ज़रूरी है। परवीन कुमार साहब की शख्सियत एक बाएतमाद शख्सियत है और उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी जो अय्याम 26 साल जो ज़िंदगी में उन्होंने सर्विसेज की है, वो सर्विसेज को बुनियाद रख के उन पर भरोसा किया जा सकता है। वो एक सेकुलर कायद है और उसी उम्मीद के साथ कि अभी एक बीएसपी को परवीन कुमार जैसा एक नगीना मिला है, ये नगीने की रोशनी ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान पे छा जाएंगी, क्योंकि IPS ओहदे की वजह से हर पूरे हिंदुस्तान में उनका राब्ता रहेगा। वो एक IPS कैडर के ऑफिसर है, तो इसके लिए उनके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में बीएसपी को स्टेटाइज करने का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले हम तेलंगाना में हम जो है ना नए सेक्रेटरीट के बिल्डिंग में इंशाल्लाह हम पहला कदम रखेंगे। उसी का संगे बुनियाद तो रखने वाले रख दिए, लेकिन उसकी जो रिबिन काटने का काम हम करेंगे। प्रगति भवन में परवीन कुमार साहब के साथ रहेंगे और इंशाल्लाह इस तेलंगाना को हकीकी माने में सुनहरा तेलंगाना बनाएंगे। तो ये तो बिल्कुल भी फाउंडेशन से ही आपको काम करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल है। आपने सोचा इस बारे में? जो देखिए, जब हम TRS पार्टी में शामिल हुए थे, जब हम खंडवा पहन के TRS पार्टी का चलते थे, तो हमको देख के लोग हंसते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे हमारे दूसरे साथी। लेकिन हम एक मरतबा खंडवा पहन लेके जब होटल में या कहीं भी जाते, रोड पे जाते, तो मेरे को कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। मैं बाज़ाब्ता अपनी रोमी टोपी के साथ में खंडवा पहन के घूमता था और बहुत ही मतलब फ़ख्र के साथ हम एक तहरीक में काम कर रहे थे। मेरे को कभी उस मेहनत से कभी मैं पीछे नहीं हटा, ना किसी के तानों से तनकीदों से मैं पीछे हटा। आज भी लोग मेरे को इस वक्त मतलब मेरे को ये महसूस कर रहे हैं कि मैं जो है ना गलत पार्टी में चले गया या गलत आदमी के पीछे चले गया। वो उनका अपना नज़रिया है, क्योंकि जिसकी जितनी नज़रिया या उसकी सोच होती है वो उतना ही दूर तक देख सकता है। लेकिन मैं जो अभी जिसका तस्करा किया हूँ कि हम सेक्रेटरीट में अपना कदम जमाएंगे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इलेक्शन दरमियानी मियाद में करवाए जाएँ, क्योंकि जितनी पब्लिसिटी हमारी बढ़ रही है, हमको मालूम है KCR साहब का मिजाज कि वो जब देखते हैं तो उनको रोकने के लिए दरमियान में इलेक्शन डिक्लेयर कर देंगे, जल्दी में इलेक्शन करवा देने का मिजाज रखते हैं। उस सेक्रेटरीट की तामीर से पहले ही इलेक्शन हो जाएगा, इसलिए हम सेक्रेटरीट का रिबिन काटने की बात कर रहे हैं। प्रगति भवन में से हम जो है ना आवाम में वहाँ पे रोज़ाना प्रजा दरबार रहेगा। आप यहाँ मिनिस्टर MLA की मुलाकात करने की हैसियत नहीं है और जो है ना किसी को अपनी बात रखने की ताकत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। परवीन कुमार साहब जब सेक्रेटरी थे तब भी जो है ना रोज़ाना 5 बजे से 7-8 बजे तक के लोगों से मुलाकात करते थे और वो लोग उनसे मुलाकात करने के लिए उनके पास जाते थे। मैं खुद भी गया था, क्योंकि डॉक्टर RS परवीन कुमार साहब की ही एक शख्सियत है जिसको देख करके माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम किए गए और जिनके ताउन से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए। और वो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में अभी हालिया जो धांधलियाँ और स्कैम्स की इत्तलाएँ मिल रही हैं, उसको सुनने के बाद में काफ़ी मतलब अफसोस होता है कि भाई एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन जिसका नज़रिया देने वाला कायद एक नज़रिया दे करके एक ऑर्गेनाइज कर के जो सिस्टम दिया है, उसके जाते ही जो है ना उसके अंदर जो है ना झोल झाल कर रहे हैं और हर कोई इसमें पैसा बनाने की जो है ना कोशिश कर रहा है। और रिक्रूटमेंट में जो है ना 80 करोड़ के काम को जो है ना एजेंसियों के ज़रिए दे करके, फिर एजेंसियों के ज़रिए उनके अपने चाहने वालों को दे करके इस तरह का एक जो है ना चोरा मिल के गाँव बांट लेने वाला काम हो रहा है। लेकिन हकीकत में जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो है ना एक्चुअली जो कंसर्न लोग हैं, उनका हक मार ले रहे हैं ये लोग। और जो है ना
उनको बिल्कुल खलील मकदार में मतलब प्राइस में उनको काम दे रहे हैं, ताकि वो बिल्कुल एक लेबर की तरह काम करे, कोई प्रॉफिट नहीं ले, या सिर्फ मजदूरी हासिल करते हुए काम करे। इस तरह का काम हो रहा है टिमरीज स्कूल्स में। इस बात को जो है ना मैं शफीउल्लाह साहब के पास और ए के खान साहब के पास लेकर जाऊंगा, और हो सके तो उनसे करूंगा, और अगर बात नहीं बनती है तो मैं वहाँ पे मुतालिकीन को हक दिलाने के लिए धरना करूंगा, और अपनी बात को जो है ना मनवाए तक मैं इसके पीछे नहीं हटूंगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो जैसे जिस तरीके से आपने स्टेप लिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसमें आप जैसे दूसरे आपके साथ में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, आना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक बहुत सीनियर लेवल के आपने काम किया है। तो आपके साथ में आने वाले लोगों के लिए आपने क्या स्टेप ले रहे हैं, यानी कि कार्यकर्ताओं को आप अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं? देखिए, अभी तो अभी लोग काफ़ी लोग जो है ना मेरे से फ़ोन पे भी कांटेक्ट में हैं, और जो है ना वो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं आने के लिए, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर माहौल की वजह से या जिस तरह के कमेंट्स मेरे ताल्लुक़ से हो रहे हैं वो देख करके थोड़े लोग पसोपेश है। लेकिन इंशाल्लाह तमाम लोगों को लोग जुड़ेंगे, यकीन है पक्का आपको? 100% जुड़ेंगे। मैं ज़्यादातर फ्लो जो है ना रूलिंग पार्टी से ही आएगा। हाँ, यहाँ तक के मिनिस्टर्स आएंगे, एमएलए आएंगे, एमएलसी आएंगे, और जो 2014 में जो लोग कॉन्टेस्ट किए थे टीआरएस पार्टी से, और वो शिकस्त होने के बाद केसीआर साहब वहाँ पे जीतने वाले नुमाइंदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। 2018 में फिर दोबारा उन्हीं को सीट दिए, लेकिन वो जो लोग जो टीआरएस पार्टी के लॉयल थे, जो शुरू से टीआरएस पार्टी के साथ थे, किसी वजह से वो लोग हार गए, उनको जो है ना बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए, भूल गए। लेकिन वो लोग तो खाली नहीं रहेंगे, वो लोग बिल्कुल हमारी पार्टी में आएंगे। अपने पार्टी में आने वाले लोग 4C लेकर आएंगे, कैडर लेकर आएंगे, कैपेसिटी लेके आएंगे, कैपेबिलिटी लेके आएंगे, कैश लेके आएंगे जी। ये पूरे मतलब अपनी तरफ से ये लोग बहुत टीआरएस पार्टी में मिनिस्टर से लेके हर कोई कंप्रेस्ड है। किसी को अपनी बात करने या मिलने या मुलाकात करने की भी जो है ना किसी को ऐसी सहूलत नहीं है। आपकी पार्टी बीएसपी जो है वो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के लिए जानी जाती है मेन। अब इसके बाद SC या बैकवर्ड जो है, इन सब को एक कॉम्बिनेशन में लाने के लिए क्या करेंगे RS परवीन साहब या आप लोग? देखिए, डॉक्टर RS परवीन कुमार साहब BC के एक बड़े लीडर कृष्णा साहब से मुलाकात की है, माइनॉरिटी से भी मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। हम एक्चुअली हमारा जो ज़रिया है सोशल मीडिया है या उर्दू अखबारात है, हम तमाम उर्दू अखबारात के एडिटर से रूबरू परवीन कुमार साहब की मुलाकात करवाएंगे, और हम जो है ना एक हमारी एक गेट टुगेदर रखेंगे। तमाम इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया जो उर्दू से बिलखुसूस उर्दू से वाकिफ़ है, क्योंकि तेलुगु मीडिया बहुत काफ़ी हद तक अवेयर है उनके ताल्लुक़ से, और काफ़ी हद तक उनके करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक उर्दू में मुसलमानों में उनको ले जाने की ज़रूरत है, उनकी बात ले जाने की ज़रूरत है। और ये जब तक ये मुमकिन नहीं है तब तक जो है ना हमारा मीडिया हाउस, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके ताउन के बगैर हम अब बात नहीं कर सकते। आज अगरचे मेरी बात आवाम तक जाएंगी तो मैं आपका एहसानमंद हूँ, मैं आपके ताउन के बगैर अपनी बात आवाम तक नहीं ले सकता। आप एक बहुत ही मजबूत ज़रिया है। मीडिया इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स, और बिल्कुल किसी के नज़रअंदाज करके देखना या किसी के साथ छोटा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब चैनल बोल के बोलना, वो अपने आप को ऊपर चेहरा करके थूकने के बराबर है। क्योंकि अल्लाह ताला चूंटी से भी जो है ना बड़े बड़े काम लिया है, किसी को आप जो है ना कैटेगराइज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जिससे जो चाहे काम ले सकता है। आपकी वाबस्तगी एक बहुत बड़ी पार्टी राइट नाउ बड़ी पार्टी से है, और रूलिंग पार्टी से है ख़ास तौर से। उस रूलिंग पार्टी को लोग छोड़ करके आए, उनके लिए आपको वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके जो डॉक्टर RS परवीन साहब हैं, उनको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगी लोगों को जोड़ने के लिए। और दूसरी चीज़, लोग जुड़ते हैं आपसे जुड़ने के लिए जो ख्वाहिशमंद हैं, मैं उनके लिए एक आखिरी वो बोलिए कि आपसे क्यों जुड़ें? आखिर वो एक रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता हैं या लीडर हैं, तो वो क्यों जुड़ें आपसे? आपकी क्या खासियत देख करके आपसे जुड़ें, वो आप बताएं। सबसे पहले मेहनत की बात करें, डॉक्टर RS परवीन कुमार साहब जो है ना रिज़ाइन किए
रिज़ाइन करने के दूसरे दिन निज़ामाबाद गए। उसके तीसरे दिन बकरीद की ईद थी, ईद उल अज़हा थी, वो जामा मस्जिद मुशराबाद में आए और मुलाकात के लिए। वो अब जब से रिज़ाइन किए हैं उस दिन से लेके आज तक ऐसा कोई मौका नहीं आया कि वो कभी घर पे बैठे हैं, एक्सेप्ट वो जो कोरोना का जो क्वारंटाइन पीरियड है। इससे हट करके मेहनत की बात, हम मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटे। हम मेहनत करके 14 साल तेलंगाना के लिए जद्दोजहद किए और माँ बाप की टीआरएस पार्टी में कोई मुकाम, कोई पोजीशन तो नहीं होने के बावजूद भी पार्टी के लिए लॉयल रहे और पार्टी के कहीं एक नाकामियों पे खामोशी इख्तियार करे, कहीं एक पार्टी जिस तरह के इक़दाम कर रही थी, मसाजिद के निज़ाम की कार्रवाई या पीवी नरसिम्हा राव के शख्सियत को उभारने वाले काम या वक्फ बोर्ड के लिए जुडिशल पावर देने वाली बात करें, उस पर काम नहीं किए। 12% रिजर्वेशन देने की बात की, उस पर काम नहीं किए। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को पूरा कोलैप्स कर दिए, बजट नहीं दिए। 2015, 16, 14, 15 का जो लोन के एप्लीकेशन दिए थे, आज तक उनको लोन नहीं दिए। ऐसे तमाम मामलात, ऐसे कई मामलात हैं टीआरएस पार्टी के जो बिल्कुल तकलीफ़दा है। लेकिन हम लॉयल्टी का ये प्रूफ करें कि हम उन अय्याम में खामोशी इख्तियार किए। हम अगर कोई पार्टी की मुखालिफत भी करता रहा तो हम उनसे जो है ना काउंटर नहीं किए, इसलिए कि हमको मालूम था कि हमारी पार्टी कहाँ गलती कर रही है और ये तमाम गलतियों का नतीजा है कि हम इस पार्टी से बाहर आए। अब रही बात, ये तमाम लोग जैसा मैं एहसास कर रहा हूँ, ये सबके दिल में है। ये एहसास किसी एक ख़ास आदमी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है। लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये झाड़ फल नहीं दिया तो क्या हुआ, साया तो देता ना। और एक चीज़ क्या है, लोग ये समझ रहे हैं कि भाई टीआरएस पार्टी में है तो सोने की ढेर पे बैठे होंगे। ऐसा हकीकत में नहीं है। ये लोगों में एक खला है। लोग एक तस्वुर करते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट में, मैं तो खैर बहुत मामूली छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मिनिस्टर की औकात नहीं है किसी ऑफिसर को बात करने की, मिनिस्टर की औकात नहीं है केसीआर से मिलने की। एमएलएस की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। एमएलएस तो इस वक्त एक लेबर का काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है, वो लोग पब्लिक में जा रहे हैं। लेकिन पर्सनल इमेज के लिए जितना भी कैडर है, जितना भी मुंतखबा नुमाइंदे हैं, वो अपनी शख्सी शनाख्त के लिए प्लस अपनी शख्सी जज्बात पे वो लोग काम कर रहे हैं। वो अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम तक जा रहे हैं। उनको कोई बड़ी मतलब जो फैसिलिटीज़ जो चाहिए, जैसे चाहिए, सबसे बड़ी चाहिए इंसान को रिस्पेक्ट। मैं वही सवाल था मेरा कि क्यों आए आपके साथ में, तो रिस्पेक्ट के लिए आए। मेन मुद्दा ये आपने जो बताया। देखिए, एक वक्त में आदमी भूखा रह सकता, एक वक्त में आदमी जो है ना पानी पी के जी सकता, लेकिन बेइज्जत होकर नहीं जी सकता। लेकिन परवीन कुमार साहब एक ग्राउंड टू अर्थ आदमी है। एक मुफलिसी के ज़माने से आए हैं। उनके तकारीब में उन्होंने बोलते कि एक चप्पल की दुकान के सामने उनके वालदा के सामने जाके खड़े चप्पल दिलाने की ख्वाहिश करे, तो उनके वालदा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो चप्पल ख़रीद सके। और फिर वो एक ऐसी पोजीशन पे आईएएस पोजीशन पे आए जहाँ करोड़ों रुपए के दस्तखत अपने शख्स पे दस्तखत करते रहे कि सिर्फ तालीम की वजह से हम ऊपर आए। आज हम तालीम को ही अपना हथियार बनाना है, आने वाली नस्ल को तालीम देना है, तालीम के लिए जो आवाज़ उठाने वाला है उसका साथ देना है। लोग इसी उम्मीद पे आएंगे कि यहाँ पे इज़्ज़त मिलेगी, यहाँ पे एजुकेशन के लिए इन्वायरमेंट मिलेगा, हेल्थ के लिए इन्वायरमेंट मिलेगा और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। देखिए, एम्प्लॉयमेंट बहुत छोटा पैकेज है, एम्प्लॉयमेंट पूरे लोगों को नहीं दे सकते। अब अगर तुम तेलंगाना की आबादी का हिसाब लेंगे तो हम 1%, 2% से ज़्यादा से लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर 4 करोड़ की अगर आबादी पकड़ लेंगे तो 1% हो गया 4 लाख, 2% हो गया 8 लाख। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप सबको दे सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे चाइना में जो की पॉलिसी है, मेक फॉर नेशन। चाइना प्रोडक्शन बनाने की फिक्र करता है, बेचने की नहीं। चाइना के कंट्री की जिम्मेदारी है कि वो आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट दुनिया में बेचे। एक मामूली 1962 में जब वो हमारे साथ जंग लड़े, आज उनकी क्या हैसियत थी और आज 2020 में चाइना की क्या हैसियत है। क्यों चाइना तरक्की किया? वो लोगों ने मेहनत की। उनके पास उनके जो लीडर थे उनको काम की तरफ लोगों को मुतवज्जे कराए। आज भी जो है ना एक महीने के एक प्रोग्राम, एक ईद के अलावा 11 महीने बगैर किसी छुट्टी, बगैर किसी हॉलीडे के वो लोग काम करते हैं। तो जो कौम मेहनत, मशक्क़त और जस्तजू से काम करेंगी, डेफिनेटली वो जो है ना सुरखरू होंगी। आज मुसलमानों को बहुत सारे मतलब हम अपने रास्ते से भटक गए। हम अपने जो है ना बड़ों के बताए हुए बहुत सारी चीज़ें आप अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना किताब में फरमा रहे हैं। इल्म के बारे में बार बार को जो है ना इस पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन हम उससे भटके, तो जिसकी वजह से हमारे नौजवान बच्चे आपस में जो है ना 100-200 रुपये के लिए एक दूसरे की जान ले रहे। उनको ये एहसास नहीं है कि ज़िंदगियाँ कितनी अहमियत है। ये शऊर कब आएगा
हमारी ये बच्चियाँ जो है ना गैर गलत मामला में अगर मलहूज़ हो रही हैं, तो उसकी वजह है कि दुनियावी तालीम भी अपनी जगह मुकाम रखती है, लेकिन दीनी तालीम के बगैर ये दुनिया बेकार है। आपको इल्म दीन का होना कौम के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि उसमें उसकी जस्तजू हो, वो ख़ुद भी हासिल करे और दूसरों को भी दिलाए, क्योंकि हमको ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी तक की ज़िंदगी नहीं है, आने वाली ज़िंदगी की तरक्की की भी फ़िक्र करना है। अगर हमारी में कुछ कमी पेशी रह गई तो हम आने वाली नस्लों के लिए तो कम से कम हम उनके लिए रास्ता बनाना है। ये तमाम चीज़ों की उम्मीद के साथ हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। सबसे पहले लोग इसलिए जुड़ेंगे कि वो हुकूमत का हिस्सेदार बनेंगे। यहाँ पे हुकूमत जो है ना, हम मातहतीन हैं, लेकिन अगर SC ST BC माइनॉरिटी जो 90% की आबादी का तनासुर रखने वाले अक़वाम हैं, वो जब बहुजन समाज के हुकूमत में आएंगे तो वो ख़ुद भी जो है ना हुकूमत करने वाले शामिल होंगे, ना कि उन पे कोई हुकूमत एक रूलर आके हुकूमत करेगा। आज सेकुलरिज़म के दायरे में होते हुए भी 3% 5% के अफराद ही जो है ना आज तमाम लोगों पे हुकूमत चला रहे हैं और उनको स्कीमात के नाम पे उनको महदूद कर रहे हैं कि भाई आप ये लो, घर में बैठ जाओ, आसरा पेंशन लो, घर में बैठ जाओ, शादी मुबारक लो, ख़त्म, आपका इतना ही है, आप जो है ना स्कीम लो, घर में बैठ जाओ, दलित बंधु लो, घर में बैठ जाओ, आपकी हैसियत नहीं है, आप हमारे मुकाबले में मत आओ। एम्प्लॉयमेंट की कमी को पूरा ना करते हुए ये सब चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट मेन एम्प्लॉयमेंट मुद्दा है जो कि देखिए हुकूमत जो है ना ये इसके पीछे बहुत बड़ी कारस्तानी है। एम्प्लॉयमेंट अगर देंगे तो ये परमानेंट एक्सपेंडिचर्स में आता है और ये स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर्स में आता है। ये जो है ना रेवेन्यू पे मुस्तकिल बोझ बन जाता है। वो मुस्तकिल बोझ से बचने के लिए कम तादाद के स्टाफ के साथ एक एक आदमी पे ज़ाहिर जिम्मेदारी दे करके काम को ढकला जा रहा है। एक्चुअली रेवेन्यू कंडीशन बहुत ख़राब है। देखिए उसमें कोरोना का भी उसमें बड़ा हाथ रहा, लेकिन ऐसा भी गवर्नमेंट जो है ना अननेसेसरी जो कमिटमेंट कर ली है वो कमिटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ईगो की वजह से हुकूमत जो है ना वो एक्चुअली जो देनदार है, जिनसे हम वेंडर्स हैं जैसे GHMC के वेंडर्स हैं और दूसरे जो गवर्नमेंट सप्लायर्स हैं, उनको पेमेंट नहीं कर सक रही, सैलरीज देने में दिक्कत हो रही है। एक्चुअली रेवेन्यू का इफेक्ट बुरी तरह हुआ है। सेंट्रल के पास GST का बजट का रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। इन तमाम हालात में KCR साहब जो है ना और वादे करके झूठे वादे करके लोगों को जो है ना बहकाना चाहते हैं, लेकिन लोग समझ गए, लोग इतने होशियार हो गए कि देखिए GHMC इलेक्शन से पहले 10,000 रुपये की देने की बात करके स्टेटमेंट आया, स्टे लगाया गया है, हम इसको इलेक्शन के बाद देने की बात की है। जैसे इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया, इलेक्शन 10,000 रुपये नहीं दिए। इस तरह दलित बंधु भी जो है ना हुजूराबाद के इलेक्शन के लिए हुजूराबाद के वोटर्स की तादाद, दलित वोटर्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वोटर्स को मुतासिर करने के लिए अब दलित बंधु स्कीम को जो है ना सामने रख रहे हैं। फिर किसी वजह से बोलेंगे कि भाई अभी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्कीम्स की वजह से इसको थोड़ी देर के लिए डिले करते हैं। वो कैंसिल नहीं बोलेंगे कभी भी, वो डिले करेंगे, हम फिर इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। जो कि 2014-15 के लोन्स, जो माइनॉरिटी लोन्स थे, जो एप्लीकेशन लिए थे, 2021 हो गई, आज तक नहीं दिए। ऐसा ही डिले करे, कोई कुछ भी जवाब नहीं कर रहे, कोई कुछ सवाल नहीं कर रहे। क्योंकि KCR साहब दो चीज़ें अच्छे करते हैं, एक वादा अच्छा करते हैं, दूसरा डिले अच्छा करते हैं। अच्छा, तो ये थे अबरार हुसैन साहब, अभी की पार्टी BSP बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इसी के साथ मैं मुजाहिद खान BTS न्यूज़ से। BTS न्यूज़ देखते रहिए, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय तेलंगाना।